So today we will discuss about moving coil galvanometer. As it is seen on your screen, a moving coil galvanometer is a device that is used to detect the current flow in the given branch of the circuit and direction of its flow. तो ये एक इस प्रकार की डिवाइस है जो कि हमें ये जानकारी देती है कि सर्किट की किसी ब्रांच में करंट है या नहीं है, और अगर फ्लो हो रहा है तो वो किस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। तो आप देख सकते हैं जो लेफ्ट हैंड साइड में आपको दिखाया गया है, दैट इज़ अ यूजुअल मूविंग कॉइल galvanometer that you may have seen in your physics laboratory, and this galvanometer has zero in the middle. The needle is pointing with that zero, coinciding with it. When current flows in it, then either this needle deflects to the right or to the left, showing that there is current. And a deflection to the right can be reversed either by changing the wires which are connected to the red and black terminal shown over here. Now what actually is there inside this galvanometer is shown on the right hand side. तो राइट हैंड साइड वाली फिगर आपको बता रही है कि एक गैल्वेनोमीटर में होता क्या क्या है। ये जो आपके दो टर्मिनल्स यहाँ आपको दिखाए गए हैं, ब्लैक और रेड, इफ़ यू रिवर्स द टर्मिनल द डिफ्लेक्शन इन दिस गैल्वेनोमीटर विल गेट रिवर्स्ड। और यहाँ पर जो आपको दिखाया गया है वो दिखाया गया है कि एक गैल्वेनोमीटर जो है वो काम कैसे करता है। तो प्रिंसिपल क्या है हमारे गैल्वेनोमीटर का, प्रिंसिपल भी आपकी स्क्रीन पर क्लियरली दिख रहा है। A current carrying coil in magnetic field experiences a torque. अगर हम एक करंट कैरिंग कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में रख देते हैं तो उसके ऊपर एक टॉर्क लगती है। आप जानते हैं कि टॉर्क वो इफेक्ट है जो कि रोटेशन पैदा कर सकता है। जब आप एक बोतल का ढक्कन खोलते हैं या टैप को खोलते हैं बाथरूम में, वॉश बेसिन पर, तो आप टॉर्क जनरेट करते हैं, या हैंडल घुमाते हैं अपनी साइकिल का, स्कूटर का, मोटरसाइकिल का, या गाड़ी का स्टीयरिंग व्हील घुमाते हैं, तो आप एक टॉर्क जनरेट करते हैं जिससे कि वो चीज़ रोटेट होती है। तो यहाँ भी ऐसा ही होगा कि जब कॉइल में करंट जाएगा तो वो कॉइल में एक टॉर्क जनरेट हो जाएगी। इसके बारे में आपको ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर्स में आपने पढ़ा होगा। तो हमारे पास इसका तरीका क्या रहता है, दैट आई विल शो यू इन द नेक्स्ट स्लाइड। तो हमने पिछली फिगर में आपको ये दिखाया था कि हमारे पास एक कॉइल है। तो कॉइल, अगर मान लिया जाए कि मेरे पास ये कॉइल है और इस कॉइल में करंट है इस प्रकार से, तो जो कॉइल का नॉर्मल होगा दैट विल एक्ट इन दिस डायरेक्शन, दिस इज द नॉर्मल, एंड द मैग्नेटिक फील्ड इज एक्टिंग इन दिस डायरेक्शन। तो देयर इज़ एन एंगल बिटवीन द नॉर्मल एंड मैग्नेटिक फील्ड एंड लेट दैट एंगल इज थीटा। तो यहाँ पर अगर इस कॉइल पे हम पूछें कितनी टॉर्क लगेगी, तो आप ये कह सकते हैं कि इस कॉइल पर जो टॉर्क लगेगी वो NIBA sin थीटा लगेगी। तो इफ़ यू हैव अ कॉइल एंड इट इज़ प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पर ये मैग्नेटिक फील्ड हमने बीटा दिखाया हुआ है। इस मैग्नेटिक फील्ड को क्रिएट करने के लिए हम यहाँ पर एक नॉर्थ पोल लगा देते हैं, राइट हैंड साइड में एक साउथ पोल होगा। तो यहाँ से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो इसमें से होते हुए जाएंगी इस प्रकार से। मैं कलर बदल देता हूँ, थोड़ा आपको समझने में आसानी होगी। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसके अंदर जाके बाहर आ रही हैं इस प्रकार से। ये वाइट वाली भी वही लाइन है ऐसे। तो इस पर एक टॉर्क लगेगी NIBA sin थीटा। और अगर ये कॉइल इस तरह से सस्पेंडेड है, अगर हम मान लें कि ये कॉइल हमने सस्पेंड की हुई है यहाँ पर, तो इस कॉइल पर एक टॉर्क लगेगी और ये टॉर्क इसको घुमाएगी इस तरह। द कॉइल विल ट्राई टू रोटेट एंड अलाइंग itself in such a way that the normal is having the same direction as that of B, यानी कि थीटा डिक्रीज होगा ज़ीरो की तरफ। तो टॉर्क इज इक्वल टू NIBA sin थीटा। अब यहाँ क्या हो रहा है कि हमारे पास में हमने रेडियल मैग्नेटिक फील्ड यूज़ किया हुआ है। रेडियल मैग्नेटिक फील्ड से हमारा मतलब है
कि हमारे यहाँ जो पोल पीसेज हम यूज़ करने वाले हैं वो फ्लैट पोल पीसेज नहीं हैं, बल्कि दो ऐसे पोल्स हैं जो कि एक सिलेंडर में से काट करके बनाए गए हैं। सिलेंडर का शेप है और अगर इनको जॉइन कर दिया जाए तो ये एक परफेक्ट सर्कल बन जाता है। सिलेंडर का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है वो सर्कल होता है, आप जानते हैं। तो अगर हमारा ये रेडियल मैग्नेटिक फील्ड होगा, जैसा कि आपको पिछली स्लाइड में हमने दिखाया था, ये आप देख रहे हैं, ये टॉप व्यू आपको दिखाया गया है यहाँ पर, ये टॉप व्यू है। तो इस टॉप व्यू में ये जो आपको फील्ड लाइंस मिल रही हैं, ये ऐसा लग रहा है कि किसी सर्किल का रेडियस है। दैट इज़ वाई दीज आर कॉल्ड रेडियल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। हालांकि ये पिक्चर थोड़ा सा जो मैंने बनाया है वो गलत है। इस पिक्चर को देखकर ऐसा लग रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो एक्चुअली ये इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। ये लाइन इधर से ऊपर चली जाएगी, ये इधर से इधर चली जाएगी और ये सीधी चली जाएगी। इफ़ेक्टिवली एक ऐसा फील्ड क्रिएट हो जाएगा। खैर, तो यहाँ पर जब हम ये अप्लाई करेंगे तो टॉर्क जो लगेगी वो NIBA लगेगी। साइन थीटा हर जगह 1 आ जाएगा। थोड़ा सोचिएगा इस पे, आपको समझ में आ जाएगा। तो जब ये रोटेट करेगा तो ये जो वायर है ऊपर, ये जो वायर आपको दिख रहा है यहाँ पर, ये वाइट से मैं दिखाता हूँ आपको, ये वाला जो वायर दिख रहा है ये रोटेशन की वजह से ट्विस्ट हो जाएगा। और जब ये वायर ट्विस्ट हो जाएगा तो इसमें एक रिवर्स में टॉर्क लगेगी, जिसको हम टाउ डैश से दिखा रहे हैं। जो आगे की तरफ टॉर्क है उसको हमने टाउ से दिखाया हुआ है, विच इज़ NIBA साइन थीटा। और जो रिवर्स में टॉर्क लगेगा उसको हमने दिखा दिया है C phi से। हमने पढ़ा है ना, F इज इक्वल टू माइनस KX होता है रेस्टोरिंग फोर्स। तो रोटेशनल मोशन में फोर्स के बदले टॉर्क आ जाता है, K के बदले कोई कांस्टेंट आएगा। रेस्टोरिंग टॉर्क पर यूनिट ट्विस्ट एंगल C से दिखाते हैं, किसी किसी किताब में K से ही दिखा रखा है उसको, और X के बदले फाई आ जाता है। तो टॉर्क इज इक्वल टू C phi। तो ये वाला जो टॉर्क है ये रेस्टोरिंग टॉर्क है। अब क्या होगा, ये जो टॉर्क है NIBA साइन थीटा, जो कि हमने कहा कि NIBA हो गया है, ये इसको एक डायरेक्शन में घुमाने की कोशिश कर रहा है, मान लीजिए एंटी क्लॉकवाइज। तो ये वाला जो टॉर्क होगा ये इसको क्लॉकवाइज घुमाएगा, और अगर ये क्लॉकवाइज घुमा रहा होगा तो ये एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा। इक्विलिब्रियम की सिचुएशन में क्या होगा, टॉर्क एंड टॉर्क डैश विल बिकम इक्वल, NIBA विल बी इक्वल टू C phi। सो I इक्वल्स टू C phi अपॉन NBA, यानी कि I इज़ प्रपोर्शनल टू फाई। फाई क्या चीज़ है, डिफ्लेक्शन इन दी कॉइल। तो जितना ज़्यादा करंट है उतना ज़्यादा डिफ्लेक्शन है। लीनियर स्केल बन गया हमारा सीधे सीधे। तो दिस इज़ हाउ वी कैन यूज़ अवर गैल्वेनोमीटर फॉर मेज़रमेंट पर्पसेस। हम उसके स्केल को कैलिब्रेट करके मेज़रमेंट कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम दो इम्पॉर्टेंट पैरामीटर्स आपको और बता देते हैं, विच आर करंट सेंसिटिविटी एंड वोल्टेज सेंसिटिविटी। तो करंट सेंसिटिविटी क्या चीज़ है, करंट सेंसिटिविटी है डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस्ड पर यूनिट ट्विस्ट एंगल। जब कॉइल में करंट फ्लो होगा तो कॉइल घूमेगी, उसका जो पॉइंटर है गैल्वेनोमीटर का वो आगे की तरफ चला जाएगा। तो मान लीजिए कि ये हमारा गैल्वेनोमीटर है, यहाँ पर हमारा पॉइंटर था और ये यहाँ आ गया है। तो ये जो एंगल गया है, दिस एंगल इज़ फाई, और गैल्वेनोमीटर में जो करंट सप्लाई हुआ है दैट इज़ I। तो अगर हम फाई और I का रेशियो निकाल दें तो वो NBA अपॉन C आ जाता है, और इसी को हम करंट सेंसिटिविटी बोलते हैं। यानी कि अच्छा गैल्वेनोमीटर वो है जिसमें कि करंट की वैल्यू कम हो तो भी फाई की वैल्यू हाई हो। ऐसा गैल्वेनोमीटर वीक से वीक करंट को मेज़र कर लेगा। अभी पिछली स्लाइड में मैंने आपको दिखाया था कि I इज़ इक्वल टू C phi अपॉन NBA है। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कि NBA अपॉन C जो आएगा वो फाई अपॉन I के इक्वल आ जाएगा। इसी को मैं करंट सेंसिटिविटी बोल रहा हूँ। तो ये मेरी करंट सेंसिटिविटी हो जाती है। तो व्हाट इज़ करंट सेंसिटिविटी, करंट सेंसिटिविटी इज़ NBA अपॉन C। अगर आप C के बजाय K नोटेशन यूज़ कर रहे हैं तो NBA अपॉन K भी लिख सकते हैं। सिमिलरली हम वोल्टेज सेंसिटिविटी को डिफाइन करते हैं, डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस्ड पर यूनिट वोल्टेज इज कॉल्ड वोल्टेज सेंसिटिविटी। ये हो जाएगा फाई अपॉन V। V की जगह आप IR डाल सकते हैं, तो फाई अपॉन IR आ जाएगा। फाई अपॉन I की वैल्यू है NBA अपॉन C,
तो ये NBA/CR आ जाएगा। तो ये वोल्टेज सेंसिटिविटी हो गई आपकी डिवाइस की। और यहाँ पर ध्यान ये दीजिएगा कि वोल्टेज सेंसिटिविटी, करंट सेंसिटिविटी सीमिंगली एक जैसे लग रहे हैं, लेकिन ये एक दूसरे से डिफरेंट हैं, डेफिनीशन में भी, फॉर्मूले में भी। और अगर हम करंट सेंसिटिविटी चेंज करते हैं तो वोल्टेज सेंसिटिविटी चेंज होगी या नहीं होगी, ये इस बात पर निर्भर करेगा कि हम करंट सेंसिटिविटी किस तरह से चेंज कर रहे हैं। मान लीजिए हम n को डबल कर देते हैं, तो अगर आपने n को डबल कर दिया तो phi/I जो होगा वो हो जाएगा 2NBA/C, यानी कि करंट सेंसिटिविटी डबल हो जाएगी आपकी। लेकिन अगर हम वोल्टेज सेंसिटिविटी की बात करें तो वो phi/V है, वो हो जाएगी 2NBA/C इंटू 2R। तो 2 से 2 कट जाएगा, वोल्टेज सेंसिटिविटी चेंज ही नहीं होगी। यानी कि अगर मैंने केवल नंबर ऑफ टर्न्स डबल कर दिए हैं अपने कॉइल में, तो इन दैट केस मेरी करंट सेंसिटिविटी डबल होगी, लेकिन वोल्टेज सेंसिटिविटी में चेंज नहीं आएगा। सो दैट्स ऑल इन मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। थैंक्स फॉर वॉचिंग, होप यू अंडरस्टूड इट। थैंक यू।